हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साउंड मतलब ध्वनि से संबंधित जितने भी प्रश्न सीटेट पेपर 2 में पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हर एक ईयर का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सारा क्वेश्चन को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें उसका आंसर भी दिया है, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगा। आंसर को इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने सीटेट का जो टेस्ट है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। आपको 22 जनवरी का जैसे कि एग्ज़ाम है तो 22 जनवरी तक, उससे पहले तक मान के चलिए आपको 7 से 8 टेस्ट हम फुल टेस्ट करवा देंगे। 150 क्वेश्चन आएगा और उस टेस्ट से आप अपने को चेक कर सकते हैं आपका नंबर कितना आ पा रहा है और कितना का कम ही रह पा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों साउंड का हिंदी होता है ध्वनि, और ध्वनि हम लोग जानते हैं जो हम बोल रहे हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे। तो ध्वनि से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो दोस्तों ध्वनि जो होता है, ध्वनि एक तरह का ऊर्जा होता है और इसी के कारण जो है हमारे कानों तक जब ध्वनि आता है तो हम उसको सुन सकते हैं और उससे हम चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों कंपन। कंपन क्या होता है इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसमें कंपन का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों कंपन का मतलब होता है कांपना। कांपने का मतलब हो गया, मतलब कोई भी वस्तु अपने मध्य बिंदु के आगे या पीछे या दाएं या बाएं या इधर उधर अगर वो हिल रहा है तो उसी को हम लोग बोलेंगे कंपन कर रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ से यहाँ पर है अगर वस्तु, यहाँ से आगे गया, फिर पीछे आया, फिर इधर आया, फिर अपने इस स्थिति पर जहाँ था वहाँ पर आ गया, तो हम बोलेंगे यह वस्तु क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। ठीक है, तो मध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाले गति को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं, या इसी को हम लोग दोलन भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलेंगे वाइब्रेशन बोलिए तब, या इसी को हम लोग ऑसिलेशन बोलेंगे तब। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो वाइब्रेशन आपका जनरल वर्ड हो गया, उसी को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ऑसिलेशन का मतलब समझ गए, दोलन का मतलब समझ गए। कोई भी वस्तु अपने मध्य बिंदु के आगे और पीछे अगर दोलन करता है, कंपन करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, दोलन बोलेंगे। अगला है कंपायन वस्तु जो होता है दोस्तों, कोई भी वस्तु, ध्यान रखिएगा, ध्वनि उत्पन्न तबे होगा जब कोई वस्तु कांपेगा, मतलब उसमें कंपन होगा। तो कंपायन के कारण ही वस्तुएं जो होती हैं वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कोई भी वस्तु अगर कांप रहा है, उसमें कंपन हो रहा है, तब भी वो ध्वनि को उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे जब कंपन की आयाम बहुत कम होती है, जब कंपन बहुत कम होगा तो ये आसानी से दिखाई नहीं देता है। जब आसानी से दिखाई नहीं देगा मतलब जब हम कंपन को देखेंगे तो किसी वस्तु में कंपन अधिक हो सकता है, किसी में कंपन कम हो सकता है। तो कंपन का आयाम जो है अगर अधिक होगा तो दिखाई देगा, कंपन का आयाम कम होगा तो वो आसानी से दिखाई नहीं देगा। अगला है मानव में ध्वनि उत्पन्न जो होता है वो याक यंत्र, मतलब जिसको हम लोग कंठ बोलते हैं, के द्वारा उत्पन्न होता है। तो मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वाक यंत्र जिम्मेदार है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लेरिंग्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंठ, और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, अगला है इन ह्यूमन लिरिंग्स इज एट द एंड ऑफ विंड पाइप। अब आपको ध्यान रखना है, मानव में जो वाक यंत्र होता है वो कहाँ पर होता है, तो श्वास नली के ऊपर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान रखना है, वाक तंतु के कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होता है। तो देखिए विंड पाइप के ऊपर क्या होता है, वाक यंत्र होता है, और वाक यंत्र में ही, ठीक है, एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाक तंतु, और वाक तंतु जो होता है यही कंपन करता है। क्या करता है, कंपन करता है, और इसी के कंपन से ध्वनि निकलता है। ठीक है, और इसी वाक तंतु को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, वोकल कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड जो होता है ये कंपन करता है, वाइब्रेट करता है, इसके ओसिलेशन से ध्वनि निकलता है। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड किस में होगा, लेरिंग्स में, और लेरिंग्स कहाँ पर होगा, तो विंड पाइप के ऊपर होगा, श्वास नली के ऊपर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मेरे तरह सीटेट को क्वालिफाई करना, पेपर 1 पेपर 2 स्टेट निकालना और बीपीएससी
या किसी भी स्टेट का टीचर बनना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन सब तक जाता नहीं है। जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में देखिएगा तो वाक तंतु का जो आकार होता है उसमें भिन्नता होता है। ठीक है, पुरुष में वाक तंतु जो होता है, वोकल कॉर्ड जो होता है बड़ा होता है, महिला में क्या होता है, छोटा होता है, और बच्चा में उससे भी छोटा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग का देखिएगा यहाँ पे गला के ऊपर जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है, बच्चों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पुरुषों का जो वाक तंतु होता है, ध्यान रखिएगा, वो बड़ा होता है महिलाओं से, और महिलाओं का जो वाक तंतु होता है वो बच्चों से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अगला है, ध्वनि के संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये बेसिक चीज़ है। ध्वनि जो है, साउंड जो है, एक ऐसा वेव है, एक ऐसा तरंग है जिसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, मतलब सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है, तो साउंड जो है ट्रेवल करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसके लिए किसी ठोस का या किसी द्रव का या किसी गैस का होना अनिवार्य है, मतलब किसी न किसी मीडियम का होना अनिवार्य है। मतलब वो निर्वात में, मतलब वैक्यूम में वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, चांद पर अगर आप बात करेंगे, कितना भी गला फाड़ लीजिए, दूसरे वाले को, सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, मतलब वैसा सिचुएशन अगर आता है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर वैक्यूम है, निर्वात है, तो वहाँ पे ध्वनि ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि जो है केवल किस में होगा, ठोस में, द्रव में और गैस में ही संचरित होगा, प्रोपोगेट करेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताप के बढ़ने पर किसी माध्यम में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, किसी माध्यम का अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि का वेग जो होता है बढ़ जाता है। जैसे 0 डिग्री पर अगर हम बात करेंगे तो ध्वनि का वेग जो होता है 331 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर हम बात करेंगे तो ये 0 डिग्री पर 331 है, 25 डिग्री पर मतलब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ध्वनि का जो वेग है वो 344 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो मतलब आप ध्यान रखिएगा, अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं, किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो स्पीड जो होगा साउंड का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला है दोस्तों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो एक सेकेंड में कितना बार दोलन हुआ, एक सेकेंड में कोई वस्तु अपने पोजीशन पर आगे और पीछे कितना बार किया, उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में उसी को हम लोग बोलेंगे आवृत्ति, या इसी को बोलेंगे दोलन गति। ठीक है, तो प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को हम लोग दोलन गति कहते हैं, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति का मतलब हो गया कितनी बार, किसी चीज़ का फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका मतलब हो गया वो चीज़ कितना बार है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे साउंड के केस में फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ठीक है, फिजिक्स के केस में फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना बार, मतलब एक सेकेंड में वेव जो है, मतलब ओसिलेशन जो है कितना बार हुआ है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाएगा प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की जो संख्या है, उसी को हम लोग बोलेंगे दोलन गति, या उसी को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। अब अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आवृत्ति को हम लोग किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल होता है HJ, क्या होता है, HZ। ठीक है, तो आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक हर्ट्ज का मतलब हो गया एक दोलन प्रति सेकेंड, मतलब एक साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो एक दोलन कंप्लीट कर लेगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो हम बोलेंगे एक हर्ट्ज हो गया। ठीक है, तो एक हर्ट्ज जो है उसका मतलब होता है एक साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो आवृत्ति को हम लोग किस में मापेंगे, हर्ट्ज में मापेंगे, जिसका सिंबल होगा HZ। अगला पॉइंट है ध्वनि की प्रबलता। प्रबलता को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे लाउडनेस, क्या बोलेंगे, लाउडनेस, या इसी को हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी। ठीक है, तो दोनों में फर्क होता है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना दोनों सेम होता है। ठीक है, लाउडनेस या इंटेंसिटी का मतलब हो गया प्रबलता, या उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को तीव्रता। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ध्वनि की प्रबलता जो है
ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम, मतलब वो कितना कंपन कर रहा है, कम कर रहा है कि ज़्यादा कर रहा है, उसी को आयाम बोलेंगे। ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा फरफरा रहा है, ज़्यादा ओसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे उसका आयाम अधिक है। ठीक है, तो ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो होगा, मतलब आयाम जो होगा, ठीक है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, लाउडनेस। तो ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी का मतलब हो गया लाउडनेस। लाउडनेस जो है किसी भी ध्वनि का, वह उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आई हो गया इंटेंसिटी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाउडनेस बोलेंगे, और ए हो गया आपका एम्पलीट्यूड। इसको ध्यान रखिएगा, मतलब एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो ध्वनि का लाउडनेस भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही आवाज़ आपको तेज़ी से सुनाई देगा, लाउड सुनाई देगा। ठीक है, तो लाउडनेस समझ में आ गया। लाउडनेस कब बढ़ेगा, जब ध्वनि का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है मतलब ध्वनि का लाउडनेस जो है, प्रबलता जो है, मतलब इंटेंसिटी जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अगला है आयाम। आयाम क्या होता है उसको समझ लीजिए। देखिए, ये जो एम्पलीट्यूड बताएं आयाम, उसका मतलब क्या होता है, तो माध्यम के कण के द्वारा उसके माध्य बिंदु से तय किया गया अधिकतम दूरी, मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, और यह आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, तो एक ओसिलेशन यहाँ से किया, फिर बैक हुआ, फिर अपने पोजीशन पे आ गया, तो ये मान लीजिए 1 मीटर तक फैला। दूसरा वेव है जो आगे तक गया फिर पीछे तक आ गया, तो हम कह सकते हैं ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो बी का जो आयाम है अधिक है। ठीक है, तो कितना वो लंबा दूरी तय करता है अपने फिक्स पोजीशन से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। ठीक है, अगर वेव ऐसे जा रहा है, ऐसे वेव का ये पैटर्न होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें अगर बीच में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, तो ये जो ऊंचाई होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो किसी वेव का ऊंचाई ज़्यादा हो सकता है, किसी वेव का ऊंचाई कम हो सकता है। ठीक है, और ऊंचाई को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे आयाम। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखेंगे। एम्पलीट्यूड का जो ऐसा यूनिट होगा, एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, वो लंबाई है, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, क्या होगा, मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, कुछ ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं और कुछ ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखिएगा, 1 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 1000 हर्ट्ज। ठीक है, 1000 हर्ट्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलो हर्ट्ज बोलेंगे, और केएच का मतलब हो जाएगा किलो हर्ट्ज। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, 20 हर्ट्ज से कम अगर ध्वनि है, ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, 20 हर्ट्ज से कम है, तो याद रखिएगा उस ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और उस ध्वनि को कौन सुन सकता है, तो व्हेल सुन सकता है, न तो व्हेल को समझ में आ जाएगा और एलिफेंट को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एलिफेंट और व्हेल ही उसको सेंस कर सकते हैं। 20 हर्ट्ज से अगर कम साउंड का फ्रीक्वेंसी रहेगा तब हम और आप उसको नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से जो कम ध्वनि रहेगा फ्रीक्वेंसी वाला, तो उसको हम लोग बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इंफ्रासोनिक और हिंदी में बोलेंगे अश्रव्य, मतलब इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, अश्रव्य मतलब सुनने से कम वाला। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी रहेगा किसी ध्वनि का, तो उसको हम लोग सुन सकते हैं और ये ऑडिएबल होता है, ध्यान रखिएगा, और इसको हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, श्रव्य ध्वनि। क्या बोलेंगे, श्रव्य ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक मतलब 20 किलो हर्ट्ज, इसी को आप लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर ध्वनि का आवृत्ति रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो उसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं और उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड, और हिंदी में बोलेंगे प्राश्रव्य ध्वनि। क्या बोलेंगे, प्राश्रव्य ध्वनि। और इसको कौन सुन सकता है, डॉग, कैट, बैट, मस्कीटो, मतलब उसको जो बिल्ली है उसको समझ सकती है, कुत्ता समझ सकता है, बैट जो है चमगादड़ वो उसको समझ सकता है, मच्छर समझ सकता है। तो ये सब जो है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक अगर आवृत्ति आएगा तो उसको वो सेंस कर सकता है। ह्यूमन ईयर जो है हम लोग उसको सेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम लोग किसको सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक। 20 से कम रहेगा तब भी नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 से अधिक रहेगा तब भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखेंगे, किसी वस्तु को एक दोलन, किसी वस्तु को एक दोलन, एक दोलन का मतलब आपको बता दिए, फिर से सुन लीजिए। यह पॉइंट है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है। अब आगे गया, फिर पीछे आया, फिर इधर बढ़ा, जितना आगे गया तो उतना पीछे आ गया। ठीक है, जितना आगे गया तो उतना पीछे आ गया, फिर अपने पोजीशन पर आ गया, तो इसको बोलेंगे एक दोलन। मान लीजिए आगे गया 1 मीटर, फिर पीछे आया 1 मीटर। ठीक है, तो हो गया 2 मीटर। फिर यहाँ पे आया 1 मीटर, फिर पीछे आया, मतलब दूरी कितना तय कर लिया? 4 मीटर। 1 मीटर आगे, फिर 1 मीटर यहाँ पे पीछे आया। ठीक है, फिर 1 मीटर इधर पीछे आया, फिर 1 मीटर आगे गया, तो कितना हो गया? 4 मीटर। तो जहाँ पर है आगे गया, फिर अपने पोजीशन पे आया, फिर पीछे गया, फिर अपने पोजीशन पे आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक दोलन। तो एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है हम उसको बोलेंगे आवर्तकाल। हम उसको क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का मतलब हो गया किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है। अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट है आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतों को निर्धारित करती है। मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसाइड करेगा कोई साउंड का शार्पनेस कितना है और उसका पिच कितना है। याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। देखिए, किसी भी ध्वनि का फ्रीक्वेंसी अगर हाई है मतलब उसका पिच हाई होगा। पिच से क्या मतलब है आपको हम बता देते हैं। पिच क्या होगा? हाई होगा। अगर किसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका पिच हाई होगा, और पिच हाई होगा इसका मतलब है वो जो ध्वनि होगा वो तीखा होगा, शार्प होगा, तीखा होगा, तीक्ष्ण होगा, कर्णभेदी होगा, मतलब कान को आपको इरिटेट करेगा। जैसे बच्चा का साउंड होता है, ठीक है, बच्चा का साउंड जो होता है, या चिड़िया ये सब का जो साउंड होता है, सीटी बजाने पर जो साउंड आता है, या महिलाओं लोग का जो साउंड होता है, याद रखिएगा बहुत पतला साउंड होता है, बहुत पतला। तो पतला साउंड कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी जो होगा हाई होगा और पिच जो होगा हाई होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो पिच अधिक होगा, और पिच के अधिक होने के कारण जो ध्वनि होगा पतला होगा, तीखा होगा, तीक्ष्ण होगा, कर्णभेदी होगा, मतलब कान पर पड़ेगा तो आपको जोर जोर इरिटेट करेगा। ठीक है, और ये पतला आवाज़ किसका होगा? बच्चा सबका होता है, पक्षी का होता है, सीटी का होगा, ठीक है, महिला लोग का होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाय चाय आवाज़ जिसको हम लोग बोलते हैं दूर तक सुनाई देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आवृत्ति अगर बढ़ेगा तो पिच जो होगा हाई हो जाएगा, और आवाज़ जो होगा वो कैसा होगा? तीखा होगा। ठीक है, और तीखा आवाज़ जो होता है दोस्तों ये दूर तक सुनाई देता है। मर्द अगर बोलेगा तो दूर तक सुनाई नहीं देगा, लेकिन औरत बोलेगी तो दूर तक सुनाई देगा। चिड़िया बोलेगी तो दूर तक सुनाई देगा, सीटी बजेगा तो दूर तक सुनाई देगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला है अगर आवृत्ति कम हो जाए, लो फ्रीक्वेंसी रहेगा तो क्या होगा? लो पिच हो जाएगा, और लो पिच होने के कारण जो साउंड सुनाई देगा, जो ध्वनि सुनाई देगा, ग्रेव मतलब भारी आवाज़ सुनाई देगा। तो भारी आवाज़ याद रखिएगा दूर तक नहीं जाता, पतला आवाज़ दूर तक जाएगा। चाय चाय का आवाज़ बच्चा ये सब का देखिएगा, औरत ये सब का देखिएगा दूर तक जाता है, पक्षी सब का दूर तक जाएगा। ठीक है, लेकिन भारी आवाज़ जो है जैसे शेर का आवाज़ हो गया, ढोल बजने का आवाज़ हो गया, ठीक है, मेल का आवाज़ हो गया, ये सब दूर तक नहीं जाता। ये सब आवाज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेव साउंड, मतलब गंभीर आवाज़, भारी आवाज़। ठीक है, तो इसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो पिच हाई होगा, मतलब तारतव अधिक होगा। कब? जब आवृत्ति अधिक होगा, और साउंड कैसा होगा? तीखा होगा, तीक्ष्ण होगा, कर्णभेदी होगा। किसका होगा? बच्चा का होगा, पक्षी का होगा, सीटी का होगा, महिलाओं का होगा। ठीक है, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगा, पिच कम हो जाएगा, तो साउंड कैसा होगा? ग्रेव होगा, गंभीर होगा। किसका होगा? ढोल का, शेर का, मेल का। शेर दहाड़ता है लेकिन दूर तक सुनाई नहीं देगा, लेकिन चिड़िया का आवाज़ जो है बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सितार में ध्वनि का तार तो सितार के तारों के तनन पर निर्भर करता है। सितार में जो तार होता है उसको जितना टाइट कीजिएगा, ठीक है, ध्वनि का जो तारतव है, ध्वनि का जो पिच है वो क्या होगा? बढ़ेगा। पिच जो होगा बढ़ेगा, दूर तक सुनाई देगा। तो सितार में ध्वनि का जो तारतव है कैसे बढ़ेगा? जब हम तार को तनन करेंगे, टाइट करेंगे तब। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों ध्यान रखेंगे, ध्वनि का जो तीव्रता है, इंटेंसिटी आपको पहले बता चुके हैं, या प्रबलता जो है
उसको हम लोग किस में मापते हैं, डेसीबल में मापते हैं। ठीक है, तो साउंड को हम लोग किस में मापेंगे, डेसीबल में मापेंगे। और 1 डेसीबल मतलब होता है 1000 हर्ट्ज। तो 1000 हर्ट्ज को हम लोग बोलेंगे 1 डेसीबल, और 1 हर्ट्ज का मतलब हो गया 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 डेसीबल का मतलब हो गया 1000 हर्ट्ज, मतलब 1000 साइकिल पर सेकेंड, 1000 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, कोई वेव अगर, ठीक है, 50 साइकिल पर सेकेंड अगर पूरा करता है तो उसका आवृत्ति कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस सब पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब लास्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे कान के बारे में। तो कौन पट्टा, जिसको हम लोग बोलेंगे ईयर ड्रम, जिसको सुनाई देता है, जिसको कान का चदरा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कौन पट्टा जो होता है, ठीक है, कान का चदरा जो होता है एक तनित रबर की सीट की समान होता है, जिसे ढोलक में रबर तना होता है, उसी तरह हमारे कान में ईयर ड्रम जो होता है तना होता है, और उस पर जाके साउंड टकराता है और वो क्या करता है, कंपन करता है, और कंपन होने से उससे वेव जो जाता है वो कानों तक पहुंचता है और हम लोगों को सुनाई देता है। ठीक है, तो कौन पट्टा एक तनित रबर की सीट की समान होता है जो ध्वनि के कंपन से कंपित होता है। ठीक है, और कौन पटक ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देता है और उसको क्या करेगा, दिमाग तक भेज देगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे जो सुनाई दिया है, मतलब श्रवण। क्या बोलेंगे, श्रवण। ठीक है, अब दोस्तों कुछ को हम लोग मापते हैं, जैसे अगर श्वास ले रहे हैं तो उसका कितना डेसीबल होता है, 10 डेसीबल होता है। ठीक है, फुसफुसाहट है तो कितना डेसीबल होता है, 30 डेसीबल। बातचीत अगर कर रहे हैं तो कितना डेसीबल में साउंड आता है, तो 50 से 60। ठीक है, और शोर कर रहे हैं, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा है बार बार, शोर कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, अप्रिय ध्वनि है, तो उसका जो डेसीबल होता है 80 से अधिक होता है, 80 डेसीबल से अधिक होता है। ठीक है, तो साउंड का जो लाउडनेस है, प्रबलता है, इंटेंसिटी है, उसको हम लोग किस में मापेंगे, डेसीबल में। ध्वनि प्रदूषण क्या है दोस्तों, तो वातावरण में अत्यधिक या अवांछित जो ध्वनियाँ होता है, ऐसा ध्वनियाँ जो हमें पसंद नहीं है या अत्यधिक है साउंड, तो उसको हम लोग बोलेंगे ध्वनि प्रदूषण है। जैसे वाहन का, गाड़ी सबका हॉर्न हो गया, उसका आवाज़ हो गया, मशीन का आवाज़ हो गया, पटाखा का आवाज़ हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, कूलर का आवाज़ हो गया, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, बेमतलब का आवाज़ कर रहा है, तो उससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। और दोस्तों याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए रोड के चारों तरफ प्लांट भी लगाए जाते हैं, पेड़ पौधा भी लगाया जाता है। पेड़ पौधा क्या करते हैं, ठीक है, उसको अवशोषित कर लेते हैं, उस एनर्जी को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वायु प्रदूषण जो है, ध्वनि प्रदूषण जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण के लिए एक तो है जो कम साउंड बजाइए, पटाखा का इस्तेमाल नहीं कीजिए, ऐसे मशीनों का उपयोग कीजिए जिसमें कम आवाज़ आए, लाउड स्पीकर का कम यूज कीजिए, एसी का कम यूज कीजिए, मतलब ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए जिसमें अधिक से अधिक साउंड है। ठीक है, और दूसरा उपाय है, जे रोड के चारों तरफ या अगल बगल में आप पेड़ पौधा रखिएगा, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों साउंड क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं। दोस्तों अब उस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट पेपर 2 में, उन प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डैश ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। ध्वनि की जो उच्चता है, मतलब प्रबलता जो है, ध्वनि उत्पन्न करती कंपन की डैश के वर्ग के समानुपाती होता है। तो आपको बता चुके हैं दोस्तों, लाउडनेस जो होता है साउंड का, या इंटेंसिटी जो होता है साउंड का, वह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप 2024 में जो जनवरी वाला सीटेट होने वाला है 22 जनवरी को, उसको अगर आप देना चाहते हैं तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बिना टेस्ट लगाए आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए टेस्ट दीजिए और अपना लेवल को चेक कर लीजिए आप कितना पीछे हैं। जो सीटेट का पेपर है दोस्तों, उसी को हम, ठीक है, अलग अलग मिला के सेट तैयार किए हैं, जिससे आपका सीटेट के ही क्वेश्चन से आपका पता चल जाएगा आप किस लेवल के हैं, कितना आपको कम मार्क्स आ रहा है, आपका जो भी कैटेगरी में जितना मार्क्स आपको लाना है। ठीक है, तो आपका जो टारगेट है आप कितना पीछे हैं उससे ये आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, कल से टेस्ट स्टार्ट कर देंगे और वहाँ से अपने लेवल को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल। गलत है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? हर्ज में। बता चुके हैं आपको, हर्ज में, और इसका सिंबल होता है एच और जेड, ठीक है। डेसिबल में हम लोग किसको करते हैं दोस्तों? लाउडनेस या इंटेंसिटी को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला पॉइंट है 1 हर्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ज का मतलब होता है 1 साइकिल या 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। सही बात है। साइकिल बोलिए तब, या ऑसिलेशन बोलिए तब। अगला है एम्पलीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ज। एम्पलीट्यूड को हर्ज में मापा जाता है, हर्ज पर सेकंड में। गलत बात है। एम्पलीट्यूड क्या है दोस्तों? यह लंबाई है, ठीक है, और इसको हम लोग मापते हैं किस में? मीटर में। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो दूसरा सही हो गया। चौथा है 1 डेसिबल इज 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड। गलत बात है। 1 डेसिबल का मतलब होता है, क्या होता है? 1000 साइकिल या वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। साइकिल बोलिए तब, वाइब्रेशन बोलिए तब, ठीक है, या इसको ऑसिलेशन बोलिए तब। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्ट अबाउट साउंड। साउंड से संबंधित कौन सा तथ्य इसमें सही है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। सही बात है। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। अगला है साउंड डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। गलत बात है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी वेव होते हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, उसको आपको बाद में पढ़ाएंगे। जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, रेडियो हो गया, इंफ्रारेड हो गया। इस तरह 8 तरह के वेव होते हैं। कॉस्मिक वेव हो गया, ठीक है, विजिबल रे हो गया। इस तरह के 8 तरह के वेव होते हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, और उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। अगला है इन ह्यूमन द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड। ह्यूमन में क्या होता है? वोकल कॉर्ड जो होता है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। सही बात है। वोकल कॉर्ड ही वाइब्रेट करता है और इससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये किसका पार्ट होता है? लेरिंग्स का। अगला है प्लांटेशन ऑन द रोड साइड कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। आपको बता चुके हैं दोस्तों, प्लांटेशन जो होगा रोड साइड वो नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही गाड़ी जाएगा तो गाड़ी हॉर्न बजाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, और उसको रिड्यूस करने के लिए प्लांटेशन जो है रोड साइड बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो कौन कौन सही हो गया? ए, सी और डी क्या हो गया? सही हो गया। मतलब दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट साउंड। साउंड से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड इन ह्यूमंस। सही बात है। वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है ह्यूमन में। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड जो होगा वैक्यूम में ट्रेवल करेगा। गलत बात है। तो आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया। साउंड जो होगा दोस्तों वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता है, निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता है। जहाँ पे हवा नहीं हो, कोई माध्यम नहीं है, उसी को वैक्यूम बोलते हैं। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए ध्यान रखिएगा किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। सबसे अधिक स्पीड किस में होगा? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद किस में होगा? गैस में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस। अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया? दुगुना हो गया, ठीक है। तो लाउडनेस क्या होगा? तो लाउडनेस जो होता है वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एम्पलीट्यूड अगर दुगुना हो गया तो ये दुगुना हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कौ गुना हो गया? 4 गुना। तो लाउडनेस जो होगा कौ गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इफ एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड दुगुना हो जाएगा तो लाउडनेस कौ गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। सही बात है। अगला है हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति अगर हाई होगा तो साउंड जो होगा सिलर होगा, मतलब कनभेदी होगा, तीक्ष्ण होगा, तीखा होगा। आपको बता चुके हैं। सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो गलत चुनना था, मतलब दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइटनिंग ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ए सितार डिक्रीजेस द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। अगर सितार का जो तार है, ठीक है, जो धागा है, उसको अगर आप टाइट करते हैं तो साउंड का जो पिच है वो क्या होगा? घट जाएगा। गलत बात है। साउंड का जो पिच है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा मतलब पिच जो होगा वो क्या होगा? हाई हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है।
दूसरा है द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, पिच जो है साउंड का जो पिच होता है वह जो सितार का जो तार है उसके तनाव पर डिपेंड करता है। सही बात है, जितना तना होगा उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा उतना हाई होगा, पिच उतना हाई होगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को पढ़ना है, असर्शन रीजन को, और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। लार्जर द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जितना हाई होगा लाउडर द साउंड, साउंड उतना ही लाउडर होगा। सही बात है। अगला है हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हायर इज द पिच, जितना फ्रीक्वेंसी हाई होगा वाइब्रेशन का पिच उसका उतना ही अधिक होगा। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहले वाला का रीजन नहीं है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट जो होगा सही होगा, लेकिन दूसरा वाला उसका रीजन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसका पहला पॉइंट है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम, सभी मीडियम से साउंड ट्रेवल करता है। सही बात है। अगला है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सिलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडीज, कुछ वाइब्रेटिंग बॉडीज को सिलेक्ट कीजिएगा तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। गलत बात है, कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट कर रहा है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा, कुछ ही से नहीं होगा, सबसे होगा। अगला हायर द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जितना हाई होगा वाइब्रेशन का साउंड जो होगा लाउडर होगा। सही बात है, बार बार ये आ रहा है। अगला है हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो साउंड जो होगा सिलर होगा, तीक्ष्ण होगा, कन्वेदी होगा। सही बात है। तो कौन कौन सही हो गया, ए सी और डी, ए सी और डी सही हो गया, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।